भी इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले तो डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ देखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया ये भी यहाँ पे देखेंगे और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है सब सेंटर और जो आपका पीएचसी सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के निर्धारक। देखिए, आप स्वस्थ रहिएगा या फिर अस्वस्थ रहिएगा, मतलब आपका जो हेल्थ है, एक इंसान का, एक मनुष्य का जो हेल्थ है, ये कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और सबसे पहली बात तो है कि स्वास्थ्य के निर्धारक किसको कहते हैं। तो देखिए, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? हेल्थ डिटरमिनेंट्स कहा जाता है, स्वास्थ्य के निर्धारक ये कहलाते हैं। जिसमें कि देखिए, अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आपका बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स जो है और जो आपका एजिंग है, तो ये सब आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जैसे आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, सोशियो कल्चरल कंडीशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया और भी अदर जो फैक्टर्स जिसमें हम लोग ऑक्यूपेशन को जनरली रखते हैं, वो भी आपका ऑक्यूपेशन भी आपके हेल्थ को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो ये सारे यहाँ पे डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं स्वास्थ्य के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स है, जैविक निर्धारक हैं जो आपके स्वास्थ्य के, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, ये आपके जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। कुछ बीमारी जो होते हैं वे आनुवांशिक होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, मतलब अपने पूर्वज से फ़िलियल में फैलते हैं, यानी माता-पिता से बच्चों में फैलते हैं। तो देखिए, आपके जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो बहुत सारे ऐसे डिज़ीज़ हैं जो वंशानुगत हैं, आनुवांशिक हैं, जेनेटिक हैं, जैसे आपके डायबिटीज़ हो गए। तो ये क्या होते हैं कि ये आपके जेनेटिक कोड पे भी डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है। तो ये आपका हो गया बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका एनवायरनमेंटल डिटरमिनेंट्स, जो पर्यावरण के जो निर्धारक हैं, वो यहाँ पे हो गया। देखिए, आप जिस हवा में आप साँस लेते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं और जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो ये भी काफ़ी आपको प्रभावित करते हैं, आपके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। देखिए, अगर आप जिस एयर में साँस लेते हैं वो काफ़ी पॉल्यूटेड रहा, तो आपको लंग्स से रिलेटेड आपको डिसीज़ेज़ हो सकते हैं। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो भी आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पॉइज़निंग हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है। साउंड अगर बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आप जिस वातावरण में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको अनिद्रा के आप शिकार हो सकते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप जिस वातावरण में रहते हैं, तो अगर वहाँ पे आपका रेडिएशन की मात्रा ज़्यादा है, तो देखिए, आपको रेडिएशन के कारण स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो सकती हैं आपके जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, रेडिएशन के कारण। तो ये सारे जो निर्धारक हैं, ये आपके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए, आपका जो बिहेवियरल कंडीशन है, व्यवहार की स्थिति, मतलब आपका जीवन शैली क्या है, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, ये भी आपको, जो आपका हेल्थ है, इसको प्रभावित करता है। आपका हेल्थ इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप धूम्रपान ज़्यादा करता है, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य धूम्रपान अगर ज़्यादा करता है, तो हो सकता है उसको लंग्स से रिलेटेड यानी फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँ। लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज़, अगर किसी मनुष्य की जीवनशैली में शारीरिक व्यायाम की कमी है, तो भी उसके हेल्थ पर इफ़ेक्ट पहुँच सकता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी होने पे जनरली आपको एंग्ज़ायटी हो सकता है और आप मेंटल डिसऑर्डर के प्रति प्रोन भी हो सकते हैं। तो नींद भी आपका बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल ड्रिंकिंग, देखिए, शराब पीने से एक तो है कि आपके लिवर को इफ़ेक्ट पहुँचता है और आपके जो स्टमक के जो लेयर्स होते हैं, उनसे उनमें भी इफ़ेक्ट पहुँचता है, तो ये भी आपके हेल्थ को प्रभावित करती हैं। ईटिंग टू लिटिल और टू मच, देखिए, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम अगर खाते हैं तो भी आपके हेल्थ को प्रभावित करता है। अगर बहुत कम खाते हैं तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको जैसे बदहज़मी का आप शिकार हो सकते हैं या फिर आपको मोटापा हो सकता है। तो ये सारे, मतलब जो फैक्टर्स हैं, ये जो आपका लाइफ़स्टाइल है, ये भी आपके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगर बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो देखिए, शिक्षा जो है, एजुकेशन, ये आपको जागरूक बनाता है हेल्थ के प्रति। एक जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या फिर अनपढ़ व्यक्ति है, उनके कंपैरिज़न में एक शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा जागरूक होता है अपने हेल्थ को लेकर। अगर इकोनॉमी की बात करें तो अर्थव्यवस्था भी काफ़ी डिपेंड करता है कि
अगर जो अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित है, तो वहाँ पे इनकम सोर्स ऑफ इनकम जो होगा, आपका प्रति व्यक्ति आय जो होगा, ये यहाँ पे ज़्यादा होगा। और देखिए, जो इनकम होता है मनुष्यों का, ये भी उसके हेल्थ पर इफ़ेक्ट पहुँचाता है। अगर बहुत गरीब जो होते हैं, अगर वो पढ़ा-लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है और ऊपर से वो गरीब है, तो एक तो वो जागरूक नहीं है, उसके पास इनकम भी नहीं है, तो अपना जो स्वास्थ्य के जो देखभाल के लिए वो जो सेवाएँ ले सकता था, वो नहीं ले पाएगा। उसके बाद देखिए, न्यूट्रिशनल का जो स्टेटस है, ये भी डिपेंड करता है आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन अगर किसी मनुष्य का, किसी सोसाइटी का अच्छा नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कुपोषण का जो स्तर है, वो भी ज़्यादा रहेगा। और जनरली आप देखिएगा कि गरीबों में कुपोषण ज़्यादा मिलता है, अमीरों के कंपैरिज़न में। तो ये है कि आपका जो इनकम है, ये भी आपको हेल्थ पे इफ़ेक्ट पहुँचाता है इनडायरेक्टली। तो उसके बाद देखिए, अगर बात करें सोशियो कल्चरल कंडीशन की, सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ की, तो बहुत सारे कल्चर या फिर जो संस्कृति है, जो सोसाइटीज़ हैं, वे मतलब किसी ख़ास भोजन को नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी वग़ैरह हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। के बाद देखिए, यहाँ पे है आपका हेल्थ सर्विसेज़, स्वास्थ्य सेवाएँ। तो देखिए, जिस क्षेत्र में एक मनुष्य रहता है या फिर जिस क्षेत्र में आप रहते हैं और जिस व्यक्ति से आपको हेल्थ की सर्विसेज मिलती है, जिस व्यक्ति के थ्रू आपको हेल्थ की सर्विसेज मिलती है, प्राप्त होती हैं, अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहा, तो आपके हेल्थ को प्रभावित वो ज़रूर करेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की जो कमी है, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन रूरल एरियाज़। तो देखिए, एक ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहा है, वहाँ पे उसको जो हेल्थ वर्कर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियाँ जो हैं, उनकी कमी उनको झेलना पड़ता है। और देखिए, जिस देश में हम लोग रहते हैं, इंडिया, ये हमारा जो देश है, ये एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मानक से जो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य का जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, कितने पॉपुलेशन में रहने चाहिए, कितने पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर्स न रहने चाहिए, तो यही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कमी तो है, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, यहाँ का पॉपुलेशन। हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए एजिंग। तो ऐज के साथ-साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब मनुष्य बूढ़ा होने लगता है, तो हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, तो ये कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐज के साथ भी आपका जो ऐज होता है, वो भी आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पहुँचाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें, यहाँ पे जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स की, ये आपका अदर्स में जो था वही है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, व्यवसाय संबंधी आपको रोग भी हो सकते हैं। जैसे इसमें कॉमन हो जाता है मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़। तो इसमें जो फिज़िकल वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें जनरली ये होता है मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़। और ऐसे भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन में ये कॉमन हो जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ पेन्स रहते हैं, और जो आपके जो मोबिलिटी है आपके बॉडी का, ये लिमिटेड हो जाता है। तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़ में आप बैक पेन को भी रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। बहुत सारे लोग अपने जॉब को करते-करते या फिर अपने व्यवसाय को करते-करते वो मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके शिकार हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी के शिकार हो जाते हैं, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके जो ऑक्यूपेशन है, ये भी आपको आपके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग टॉपिक देखेंगे, ये आपका हो गया ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडियन कम्युनिटीज़। तो हमारे जो इंडिया का जो समुदाय है, इसमें जो स्वास्थ्य की समस्याएँ जो व्याप्त हैं, इसका क्या कारण है, अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो देश है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। और यहाँ के समुदाय में स्वास्थ्य की जो समस्या है, इसका मेन कारण है यहाँ के लोगों और यहाँ के कम्युनिटीज़ में जो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, ये इसका मुख्य कारण है। और यहाँ पे देखिए, हम लोग विभिन्न कैटेगरीज़ में यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम यानी संचारी रोग की समस्या जो इंडियन कम्युनिटीज़ में है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो पोषण संबंधी समस्या है। एनवायरनमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, पर्यावरण स्वच्छता की जो समस्या है। मेडिकल केयर प्रॉब्लम जो यहाँ पे चिकित्सा देखभाल की समस्या है। उसके बाद पॉपुलेशन प्रॉब्लम यानी अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण, ओवर पॉपुलेटेड होने के कारण जो समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, जो स्वास्थ्य की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, ये भी इसका एक कारण है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखते हैं।
देखिए, अगर कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रॉब्लम्स की बात करें इंडियन कम्युनिटीज़ में, तो देखिए सबसे पहली बात तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं कि एक व्यक्ति या फिर एक जानवर से या फिर किसी सतह या फिर भोजन या फिर एनवायरनमेंट से अगर किसी पर्सन में फैलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। देखिए इसका यहाँ पे मेन कारण क्या हो सकता है, ये आपका दूषित भोजन जो डिफाइल्ड जो फूड होते हैं, ये आपके कारण हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि कोई अगर रोगी है, कोई पेशेंट है, तो उसको सहानुभूति दिखाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। तो उसके कारण भी यहाँ पे उनमें क्या होता है, जो भी डिसीज़ कम्युनिकेबल हैं, वो उनसे प्रभावित होते हैं। उसके बाद देखिए हाथ मिलाना, ये बहुत सारे मतलब हमारे इंडियन कम्युनिटीज़ में, दोस्तों में, मेहमानों में या फिर आप रिश्तेदारों के पास गए हैं, तो हाथ मिलाना कॉमन है। तो इसके कारण भी बहुत सारे डिसीज़ क्या होते हैं, जो संचारी रोग हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दोस्त से हाथ मिलाना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडियन कम्युनिटीज़ में इसके कारण भी संचारी रोग की समस्या है। तो देखिए यहाँ पे जो कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, इसमें आप क्या रख सकते हैं, देखिए आप अगर दूषित भोजन या फिर दूषित खाना आप खाते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस जनरली हो सकता है। और उसके बाद देखिए जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जैसे एचआईवी एड्स हो गया, उसके बाद आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये सब आपका कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं, और भी बहुत सारे हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे, ये है आपका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, यानी जो पोषण संबंधी जो समस्याएँ हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति को जो भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, एक शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसमें रिपेयर करने के लिए, मनुष्य का जो शरीर है, कंटिन्यूअसली उसमें रिपेयर चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए, तो इसके लिए आपको पोषक तत्व चाहिए। तो अगर ये आपके वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी अगर कमी हो जाती है, तो यहाँ पे आपका जो हेल्थ है, एक कम्युनिटी का, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और देखिए इसका जो मेन कारण है ये क्या है? ये इसका जो मेन कारण है ये आपका इंक्रीज़िंग जो पॉपुलेशन है हमारे देश का, ये भी है, इल्लिटरेसी भी है, और शिक्षा जो जागरूकता की कमी है, और जो आपका यहाँ पे खाद्यान्न में जो यहाँ पे भोज्य पदार्थों में जो मिलावट होता है, तो इसके कारण भी यहाँ पे पोषण की कमी हो सकती है। जैसे हमारे जो कॉमन भोजन में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, खनिज लवण, पानी, ये सब का मात्रा यहाँ पे एक प्रॉपर लिमिट में होना चाहिए, इसलिए कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए बहुत बार होता क्या है, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यहाँ पे आयोडीन की कमी के कारण गोइटर होता है, और उसके बाद देखिए जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो एनीमिया है, जो इंडियन फीमेल में पाया जाता है, जो पॉपुलेशन में जो पाया जा रहा है, ये मोस्ट कॉमन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। हालाँकि एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पेलेग्रा जो है, ये विटामिन बी3 की कमी से होता है, स्कर्वी जो होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, पोषण की कमी के कारण, यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण, या फिर आप बोले तो एक बैलेंस बैलेंस डाइट जो मिलना चाहिए एक कम्युनिटी को, ये नहीं मिल पाने के कारण भी जो इंडियन कम्युनिटीज़ है, वो स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट अगर बात करें, तो इसमें आपके आते हैं एनवायरनमेंटल जो सैनिटेशन के प्रॉब्लम है, वातावरण की स्वच्छता की समस्या है। तो आप जब इंडिया के बहुत सारे स्टेट में आप ट्रैवल करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा गंदगी भी आपको नज़र आएगी। यहाँ के बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, या फिर बहुत सारे एरियाज़ में आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारी गंदगी भी मिलेगी। तो देखिए इसका मेन जो कारण है ये क्या है? ये जनसंख्या है, और औद्योगीकरण के बढ़ने से जो हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण जो यहाँ पे एनवायरमेंटल सैनिटेशन का प्रॉब्लम आया है, तो ये भी व्याप्त है। और इसके कारण देखिए यहाँ पे आपका एयर पॉल्यूशन हुआ है, उसके बाद फिर साउंड पॉल्यूशन भी हुआ है, ओवर पॉपुलेटेड जो हमारे यहाँ व्हीकल्स हो गए हैं, तो ये भी साउंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो लाउड स्पीकर्स हैं, वो भी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका जो वाटर पॉल्यूशन है, ये आपका इंडस्ट्रीज़ जो भी इम्प्रॉपर जो डिस्पोज़ल होता है एक्सक्रीटा का, इसके कारण भी यहाँ पे आपका पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये जो एनवायरनमेंटल सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम है, तो इन कारणों से है, और ये भी आपके हेल्थ को प्रभावित करते हैं। और इससे कॉमनली क्या होता है, स्किन डिसीज़ेज़ हो रहा है, उसके बाद इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ हो रहा है, पॉइज़निंग हो रहा है, और लंग्स के डिसीज़ भी हो रहे हैं। तो जो एनवायरनमेंटल सैनिटेशन के जो प्रॉब्लम है, इसके कारण भी इंडियन कम्युनिटीज़ में क्या है,
स्वास्थ्य की समस्या है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि मेडिकल केयर प्रॉब्लम जो चिकित्सा देखभाल की समस्या है। देखिए, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है और इसके चलते क्या हो रहा है कि जो चिकित्सा साधनों की जो यहाँ पे सप्लाई होना चाहिए, उसकी कमी हो रही है। जनरली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हो जाती है और मेडिकल वर्कर्स के भी कमी हो रही है हमारे देश में। तो इसके कारण भी यहाँ पे मेडिकल की जो चिकित्सा का देखभाल जो एक प्रॉपर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और देखिए बहुत सारे कम्युनिटीज़ में होता क्या है कि अंधविश्वास के चलते जो चिकित्सा देखभाल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और अभी भी देखिए मानसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको भूत-प्रेत का श्राप या फिर प्रभाव माना जाता है। तो इसके कारण भी हमारे जो बहुत सारे इंडिया में कम्युनिटीज़ हैं, वो चिकित्सा की जो देखभाल जो होना चाहिए मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, वो नहीं करते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक रीज़न है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पॉपुलेशन प्रॉब्लम यानी जो जनसंख्या की समस्या है। तो हमारे देखिए देश में जनसंख्या के बढ़ने से स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक साधन है इसमें कमी हो रहा है। तो इसके कारण भी जो इंडियन कम्युनिटी है इसमें जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है ये क्या है, ये व्याप्त है। के बाद जो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो जिला अस्पताल के जो संगठन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए जो हमारा जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें सबसे नीचे जो यहाँ पे हैं आपको ये आपको सब सेंटर हैं, यानी इसको हम लोग उपकेंद्र या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र भी बोल सकते हैं। उसके ऊपर में देखिए आपको यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। उसके ऊपर में यहाँ पे आपको सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपको मिल जाएँगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कहीं-कहीं देखिए सब डिविज़नल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी रहते हैं और उसके ऊपर में यहाँ पे आपको मिल जाएँगे जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो देखिए जो आपका सब सेंटर होता है और पीएचसी जो होता है, ये आपको प्राइमरी लेवल यहाँ पे आपको अ, हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी और यहाँ पे जो आपको सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको मिलेंगी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये आपको सेकेंडरी लेवल का हेल्थ सर्विस होगा। और देखिए अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे इंडिया में कितने सब सेंटर हैं, तो हमारे इंडिया में विलेज में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें यहाँ पे अगर सब सेंटर की बात करें तो 1,56,101 यहाँ पे सब सेंटर हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरिया हैं, यहाँ पे कितने हैं तो 1,718 यहाँ पे सब सेंटर हैं। और इस तरीके से अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे जो हमारे इंडिया में टोटल जो सब सेंटर की संख्या है, ये 1,57,819 है। और देखिए ये जो डाटा है, ये आपका 31 मार्च 2021 तक का है। उसके बाद अगर यहाँ पे पीएचसी की बात करें, तो पीएचसी यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पे 25,140 हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो पीएचसी की संख्या है हमारे देश में 5,439 हैं। और इस तरीके से जो यहाँ पे आपको टोटल पीएचसी है हमारे इंडिया में, ये 30,589 है। और उसके बाद देखिए सीएचसी की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे सीएचसी की संख्या जो है इंडिया में ये 5,481 और जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं इंडिया के यहाँ पे 470 टोटल सीएचसी हैं और सब डिविज़नल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो 1,224 हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे इंडिया में 764 हैं। और यहाँ पे देखिए एक पॉपुलेशन नॉर्म्स दिए गए हैं कि कितने पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होना चाहिए, प्राइमरी सेंटर होना चाहिए और यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने पॉपुलेशन पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए अगर सब सेंटर की बात करें तो प्लेन एरिया में यहाँ पे सब सेंटर 5,000 के पॉपुलेशन में होने चाहिए, एक सब सेंटर होने चाहिए। अगर हिली या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया है, डिफ़िकल्टी एरिया है, तो यहाँ पे आपको 3,000 के पॉपुलेशन में एक सब सेंटर होना ही चाहिए। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें प्लेन एरिया में तो यहाँ पे आपको 30,000 के पॉपुलेशन में होना चाहिए प्लेन एरिया में और जो यहाँ पे हिली या फिर ट्राइबल या फिर डिफ़िकल्ट एरिया जो है यहाँ पे 20,000 के पॉपुलेशन में आपको क्या होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1,20,000 जो पॉपुलेशन है प्लेन एरिया के, तो यहाँ पे एक आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चाहिए। और अगर 80,000 का पॉपुलेशन है हिली एरिया में, ट्राइबल एरिया में, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होंगे ये कितने पे होंगे? ये 80,000 पॉपुलेशन पे होंगे। देखिए यहाँ पे और थोड़ा-सा जो इंडिया का जो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है, ये कैसा है
कि देखिए सब सेंटर जो होते हैं ये मोस्ट पेरिफेरल जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी का। और यहाँ पे कौन-कौन होते हैं तो एक फीमेल हेल्थ वर्कर होती है या फिर एएनएम जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक हेल्थ वर्कर होता है जो मेल होता है। और ये देखिए सबसे निचले स्तर पे आपका सब सेंटर है। उसके ऊपरी स्तर में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएँगे, देखिए ये एक रेफरल यूनिट की तरह काम करता है 6 सब सेंटर के लिए। और यहाँ पे 4 से 6 बेड होते हैं पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और यहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर भी होता है जो कि एमबीबीएस होता है और जो कि यहाँ का इंचार्ज होता है सबऑर्डिनेट पैरामेडिकल स्टाफ्स। तो यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ भी होते हैं पीएचसी में। और उसके बाद देखिए इसके ऊपर में जो आपका यहाँ पे सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ये एक 30 बेडेड हॉस्पिटल रहता है जो कि रेफरल यूनिट होता है 4 पीएचसी का। और विथ देखिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको जो एमडी हैं, एमएस हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएँगे सीएचसी में। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक पीएचसी के अंडर में यहाँ पे कितने सब सेंटर होते हैं, तो यहाँ पे 6 सब सेंटर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें कि एक सीएचसी के अंदर में कितने पीएचसी होते हैं, तो एक सीएचसी के अंदर में आपके यहाँ पे 4 पीएचसी होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं सब सेंटर को। तो देखिए सब सेंटर कितने पॉपुलेशन पे होता है, तो प्लेन एरिया में 5000 और जो हिली और ट्राइबल एरिया है, डिफ़िकल्ट एरिया है, वहाँ पे 3000 के पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है। देखिए सब सेंटर जो आपका होता है, जो उपकेंद्र होता है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जो प्रणाली है, ये मतलब सबसे परिधीय प्रणाली इसको बोलते हैं। और जो पहला संपर्क बिंदु है हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम का है, ये और कम्युनिटी और जो हेल्थ केयर सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको सब सेंटर में मिलते हैं, उपकेंद्र में मिलते हैं। देखिए उपकेंद्र के क्या-क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको मैटरनल एंड चाइल्ड जो हेल्थ सर्विसेज़ हैं, ये आपको मिल जाएँगी। फैमिली प्लानिंग के परिवार नियोजन की यहाँ पे सेवाएँ आपको मिल जाएँगी। न्यूट्रिशन संबंधी वैक्सीनेशन यहाँ पे होता है, टीकाकरण, डायरियल जो कंट्रोल है, दस्त नियंत्रण, इसके लिए भी यहाँ पे सर्विसेज़ दी जाती है। और जो भी यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज़ और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इससे संबंधित यहाँ पे सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज़ आपको यहाँ पे मिल जाएँगी, एक सब सेंटर में जो जैसे फर्स्ट एड की हो गई। यहाँ पे फिर आप देखिए रेफ़रल सर्विसेज़ भी यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ से रेफ़र भी किया जा सकता है। और रेफ़र जनरली देखिए एक पीएचसी में भी किया जा सकता है, सीएचसी में भी किया जा सकता है। तो जनरली यहाँ पे आपको पीएचसी में किया जाता है, कहीं-कहीं सीएचसी में भी रेफ़र करते हैं। ऐसे मतलब अगर बात करें तो सीएचसी को फर्स्ट रेफरल पॉइंट माना जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो सब सेंटर है, सब सेंटर में यहाँ स्टाफ का पैटर्न क्या होगा? तो देखिए सब सेंटर भी 2 तरीके के होते हैं, एक ए टाइप सब सेंटर होते हैं और एक बी टाइप सब सेंटर होते हैं। तो देखिए बी टाइप सब सेंटर में मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आपको डिलीवरीज़ होती हैं, मतलब यहाँ पे प्रसव किया जाता है। और ए टाइप जो सब सेंटर है, यहाँ पे आपको प्रसव नहीं किया जाता है। तो देखिए जो अगर ए टाइप सब सेंटर आपका रहेगा, तो यहाँ पे जो स्टाफ का संख्या रहेगा, ये क्या रहेगा, एक एएनएम रहेगी और फिर आपको यहाँ पे हेल्थ वर्कर जो मेल रहेगा, एक रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 हो जाते हैं। और एक सफाई कर्मचारी रहेगा, तो ये पार्ट टाइम रहेगा। तो देखिए, आपको अगर ऑप्शन में 2 मिलते हैं, तो आपको 2 पे ही टिक करने हैं। और यहाँ पे अगर 2 नहीं रहेंगे, 3 रहेंगे, तो आप 3 को भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए एक उपकेंद्र में एएनएम के क्या कार्य हैं? तो यहाँ पे आपको प्रजनन व बाल जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, ये आपको देने पड़ते हैं, परिवार नियोजन की सेवाएँ देने पड़ते हैं, टीकाकरण करना पड़ता है। जो संक्रामक जो बीमारी हैं, उसके रोकथाम की आपको सूचना देनी पड़ती है। जो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय पल्स पोलियो का अभियान है, इसमें आपको सहयोग देना पड़ता है और यहाँ पे आपको दाइयों को प्रशिक्षण भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पीएचसी की। तो देखिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये कितने पॉपुलेशन पे होते हैं? तो यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने देखा कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये आपका 30,000 से लेकर 20,000 के पॉपुलेशन में होता है। तो प्लेन एरिया में अगर है तो 30,000 के पॉपुलेशन पे होगा। और जो हिली या फिर ट्राइबल एरिया या फिर डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है, तो पीएचसी कितने पॉपुलेशन पे होगा? 20,000 के पॉपुलेशन पे होगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो पीएचसी होता है, ये क्या होता है कि पीएचसी इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड द मेडिकल ऑफिसर। तो पहली बार अगर विलेज कम्युनिटी
मेडिकल ऑफ़िसर यानी डॉक्टर से मिलते हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ पे मिलते हैं? ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलते हैं और यहाँ पे जो मेडिकल ऑफ़िसर रहता है, ये एमबीबीएस होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी आपके जो हेल्थ सेंटर होते हैं, इसका जो रख-रखाव होता है और जो स्थापना करते हैं, ये कौन करते हैं? ये राज्य सरकार करते हैं। और देखिए जो सब सेंटर आपके हो गए, जो आपके सब सेंटर हो गए, इसका जो यहाँ पे स्थापना और जो रख-रखाव, जो मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है, ये कौन उठाता है? ये कंप्लीटली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट उठाता है, सब सेंटर का। और उसके बाद देखिए पीएचसी का कौन उठाता है? ये आपके राज्य सरकार उठाते हैं। और देखिए पीएचसी किस तरीके से कार्य करता है, इट एक्ट एज़ ए रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स एंड हैज़ 4 टू 6 बेड्स फॉर पेशेंट। तो देखिए यहाँ पे 6 जो उपकेंद्र इसके अंडर में होते हैं, इसके लिए एक रेफरल इकाई के रूप में काम करता है और यहाँ पे 4 से 6 बेड हो सकते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको ये भी पूछे जाएँगे, मतलब जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, तो पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे पीएचसी में कितने बेड हो सकते हैं। तो आपको 46 यहाँ पे मानना है, 4 टू 6, 4 से 6 बिस्तर होते हैं, बेड होते हैं। और उसके बाद देखिए पीएचसी में अगर स्टाफ पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स में दिया गया है। तो डिज़ायरेबल देखिए कितने हैं और एसेंशियल कितने हैं। तो टाइप ए यहाँ पे आपका एक पीएचसी है और टाइप बी भी है। तो देखिए टाइप ए जनरली किसको बोलेंगे कि अगर 20 से या फिर 20 से कम अगर 1 मंथ में यहाँ पे डिलीवरीज़ हो रही हैं, तो उसको टाइप ए में रखेंगे। और अगर 20 या फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे 20 से ज़्यादा डिलीवरीज़ हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 से ज़्यादा अगर डिलीवरी हो रही है, तो इसको हम लोग टाइप बी में रखेंगे। और देखिए टाइप ए में अगर एसेंशियल बात करें कि कितने आपको यहाँ पे स्टाफ होने ही चाहिए, तो 13 स्टाफ होने चाहिए, डिज़ायरेबल जो है ये 18 है। और टाइप बी की बात करें तो एसेंशियल मतलब मस्ट होने ही चाहिए कितने, 14 स्टाफ होने चाहिए और डिज़ायरेबल यहाँ पे कितने, 21 हैं। और यहाँ पे देखिए आपको टोटल यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, तो इसको आप पीडीएफ में देख सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज़ करके आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो पीएचसी में क्या-क्या हेल्थ सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपीडी का सर्विसेज़ मिल जाएगा। मॉर्निंग में यहाँ पे 4 आवर्स जनरली ओपीडी होना चाहिए और आफ्टरनून में या फिर शाम के टाइम पे ये आपको 2 आवर्स का होना चाहिए। और देखिए एक डॉक्टर यहाँ पे कम से कम 40 पेशेंट को देखें पर दिन, प्रतिदिन। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा रेफरल से पहले रोगी का जो स्थिरीकरण है, ये स्टेबलाइज़ेशन किया जाता है। यहाँ पे आपको सीएचसी में रेफ़र करने से पहले आपको स्टेबल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी सुविधा मिल जाएगी। या फिर यहाँ जो साँप काटने से, बिच्छू के काटने से और जो भी सभी जो इमरजेंसी कंडीशंस की जो सर्विसेज़ हैं, ये यहाँ पे मिल जाएँगी। और यहाँ से आपको रेफ़र किया जाएगा, सीएचसी में रेफ़र किया जाता है जनरली। और यहाँ पे आपको 6 बेड्स भी मिल जाएँगे, 6 बेड होते हैं। 4 टू यहाँ पे 6 जनरली लिखा जाता है, 4 से 6। यहाँ पे फिर आपको देखिए जो मैटरनल एंड जो चाइल्ड हेल्थ केयर जो होते हैं, ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। परिवार नियोजन भी यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग की यहाँ पे सर्विसेज़ आपको मिल जाएँगी। यहाँ पे देखिए एंटीनेटल जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर में आपको क्या-क्या मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एंटीनेटल यानी जो आपका प्रसव पूर्व जो देखभाल है, ये आपको मिल जाएगा। इंट्रानेटल जो अंतर्गर्भाशयीय देखभाल है, ये भी आपको मिल जाएगा। पोस्टनेटल सर्विसेज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से है और यहाँ पे देखिए आपको फैमिली प्लानिंग के लिए भी आपको क्या-क्या मिल जाएँगे। आपको मौखिक गोलियाँ जो हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये भी आपको मिल जाएँगे, ओरल पिल्स आपको मिल जाएँगी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्शन जो होते हैं, जैसे आपका कॉपर टी वगैरह हो गया, तो ये सब भी यहाँ पे आपको फैमिली प्लानिंग के लिए मिल जाएँगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट यहाँ पे आपको एमटीपी का यहाँ पे सर्विस मिल जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उसके प्रबंधन का भी यहाँ पे आपको सेवाएँ मिल जाएँगी। और उसके बाद देखिए जो जैसे एंडेमिक जो डिसीज़ होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस हो गया, तो इन सब की रोकथाम और नियंत्रण की सेवाएँ यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए आपको जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ये चलाए जाते हैं। जो आपका रेफरल सर्विसेज़ है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको सीएचसी में रेफ़र किया जाएगा। यहाँ पे फिर ट्रेनिंग मिलता है हेल्थ वर्कर का या फिर जो भी ट्रेडिशनल जो बर्थ अटेंडेंट्स हो गए, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। आशा का यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। एएनएम और जो एलएचबी होते हैं, इनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये जो बेसिक लैबोरेटरी आपको सर्विसेज़ हैं, ये आपको मिल जाएँगी। देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड
सर्जिकल प्रोसीड्यूर होते हैं, जब आपका यहाँ पे कैंप लगता है तभी पीएचसी में यहाँ पे आपको सर्जिकल प्रोसीड्यूर होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका मेडिकल ऑफिसर होता है ये एमबीबीएस होता है, ये कोई सर्जन नहीं होता है, एमएस नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे कैंप के टाइम पे ही आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे यहाँ पे आपको पुरुष नसबंदी या फिर ट्यूबेक्टोमी आपको मिल जाएगा, एमटीपी भी होता है। तो ये आपका कैंपिंग के टाइम पे भी होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स एंड रिपोर्टिंग, तो महत्वपूर्ण घटनाओं और रिपोर्टिंग का यहाँ पे रिकॉर्ड भी रहता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो स्थापना और जो रखरखाव करती है, ये कौन करती है? ये राज्य सरकार करती है। और ये एमएनपी यानी जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है या फिर बेसिक मिनिमम सर्विसेज है, इसके इस कार्यक्रम के तहत इसका स्थापना और रखरखाव किया जाता है। और देखिए एक सीएचसी में आपको 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट मिल जाएँगे। एक सर्जन मिल जाएगा, फिर आपको एक फिजिशियन जो कि मेडिसिन से होगा, और एक आपको ऑब्स्टेट्रिशियन, और फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट मिल सकते हैं। और एक आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे पीडियाट्रिशियन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 4 स्पेशलिस्ट आपको होंगे ही, एक सीएचसी में होना ही चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 30 बेडेड यहाँ पे आपको इंडोर जो पेशेंट सर्विसेज मिलेंगी। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ओटी, एक्स-रे, लेबर रूम और लेबोरेटरीज़ फैसिलिटी भी होगा। तो ये सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएँगी। और एक सीएचसी के अंदर में देखिए कितने 4 पीएचसी होते हैं, और जो पीएचसी रेफ़र करते हैं ये सीएचसी में रेफ़र करते हैं। तो 4 जो पीएचसी होते हैं उसके लिए यहाँ पे जो रेफ़रल सेंटर होता है ये एक सीएचसी भी होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल स्टाफ़ की अगर संख्या बोले, तो आपको टोटल स्टाफ़ कितने होने चाहिए? एसेंशियल है आपको 46 स्टाफ़ होने ही चाहिए, और डिज़ायरेबल है 52। मतलब एसेंशियल में आपको इतने 46 स्टाफ़ होने ही चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या-क्या हेल्थ सेवाएँ, क्या-क्या हेल्थ सर्विसेज़ आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जो रोगियों को जो चिकित्सा दी जाती है, वो सारे यहाँ पे मिल जाएँगे। जो भी प्राथमिक केंद्रों या फिर उपकेंद्रों से यहाँ पे जो रोगी भेजे जाते हैं, रेफ़र किए जाते हैं, उनको यहाँ पे देखा जाता है। और जो यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, इसको क्षेत्र में लागू करना भी इनका काम है। और 24 आवर्स यहाँ पे नॉर्मल और असिस्टेड डिलीवरी होती है, 24 आवर्स होती है। और फैमिली प्लानिंग की भी सर्विसेज़ यहाँ पे मिलती हैं, सेफ अबॉर्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सर्जरी, उसके बाद डिलीवरी, और जो ट्रीटमेंट होता है क्रिटिकल पेशेंट का, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं एक सीएचसी के लिए। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इस टॉपिक को देखेंगे तो देखिए हर एक ज़िला में एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपको द्वितीयक स्तर का यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज़ आपको मिल जाएँगी। जो सेकेंडरी लेवल का जो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज़ हैं, ये आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलता है। और ये देखिए ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी दोनों के लिए ये है आपका। देखिए जैसे सब सेंटर ग्रामीण एरियाज़ में होते हैं, पीएचसी होते हैं, तो उस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका, तो ये ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी आबादी है दोनों के लिए होता है, इसमें दोनों शामिल होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें, तो ये एक रेफरल सेंटर के रूप में काम करता है किसके लिए? तो देखिए आपका हो गया सब सेंटर हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गया, उसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, या फिर जो सब डिविज़नल आपके जो हॉस्पिटल हो गए, उसके लिए यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये एक रेफरल सेंटर की तरह काम करता है। और यहाँ पे देखिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, और जो एजुकेशन और ट्रेनिंग फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, तो ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन और ट्रेनिंग भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टाफ पैटर्न है, मतलब यहाँ पे स्टाफ की संख्या कितनी होती है, तो एक आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो स्टाफ की संख्या होती है, ये आपको वहाँ के जो बेड की संख्या है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो 100 बेड अगर रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितने स्टाफ नर्स चाहिए, कितने पैरामेडिक्स चाहिए। तो एक 100 बेड में यहाँ पे टोटल जो स्ट्रेंथ होना चाहिए स्टाफ का, ये कितना यहाँ पे होना चाहिए, कितने स्टाफ की संख्या होनी चाहिए, 105 होनी चाहिए। देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, ये सबको मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है। यहाँ पे सिर्फ़ डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो 200 बेड्स अगर रहेंगे तो यहाँ पे 166
मैन पावर होनी चाहिए और 300 बेड्स के लिए 251 और 400 बेड्स के लिए 319 और 500 अगर बेड रहा किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो यहाँ पे 393 मैन पावर चाहिए, स्टाफ इनको चाहिए, डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स और जो पैरामेडिक्स के जो कर्मचारी हैं उन सब की संख्या। और उसके बाद अगर बात करें तो एक 100 बेडेड मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या-क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए मेडिसिन में 2 यहाँ पे आपको डॉक्टर होंगे, सर्जरी के यहाँ पे आपको 2 होंगे, एमएस होंगे, ये आपको एमडी होंगे और गायनिक में यहाँ पे आपको 2 होंगे, पीडियाट्रिक्स में भी आपको 2 होंगे, एनेस्थीसिया से आपको 2 होंगे। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे देखिए डिटेल्स में दिया गया है और देखिए सर्विसेज़ आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको क्या-क्या मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जनरल स्पेशलिटीज़ के आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज़ मिल जाएँगी, जैसे जनरल मेडिसिन से मिल जाएगा, सर्जरी से मिल जाएगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रिक और जो आपको गायनेकोलॉजी सर्विसेज़ हैं, ये आपको मिल जाएगा। फैमिली प्लानिंग जैसे आपको काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद ट्यूबेक्टोमी बोथ लेप्रोस्कोपिक भी आपको हो जाएगा और मिनी लेप्रोस्कोपिक जो है ये भी आपको हो जाएगा। एनएसपी और जो आईयूसीडी का जो यहाँ पे सुविधा है ये भी आपको मिल जाएगा, ओसीपी भी आपको मिलेगा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं और जो कॉन्डम्स होते हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, ईसीपी जो है ये भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको फिर फ़ॉलो-अप सर्विसेज़ भी मिलेंगे पीडियाट्रिक्स के लिए, न्यूरोलॉजी, इम्यूनाइज़ेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके चलते उसके भी सर्विसेज़ यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। और देखिए क्रिटिकल जो आपको यहाँ पे केयर होते हैं, जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एनेस्थीसिया का भी सुविधा यहाँ पे मिल जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी जो है, ये भी आपको सुविधाएँ मिल जाएँगी और यहाँ पे देखिए आपको जो भी हैं अम, जिस डिपार्टमेंट के यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट, तो ये सारी सुविधाएँ आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक सर्विसेज़ भी मिल जाएँगी। और यहाँ पे जैसे लैब टेस्ट हो गया, एक्स-रे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ईसीजी हो गया, तो ये सारी सर्विसेज़ आपको मिल जाएँगी। और यहाँ पे देखिए आपको पोस्टमार्टम की भी सुविधा मिलती है, एम्बुलेंस सर्विसेज़ मिल जाती है, फिर आपको नर्सिंग सर्विसेज़ मिल जाती है, रेफरल सर्विसेज़ मिल जाती है। और यहाँ से जो आपको रेफ़र किया जाता है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो देखिए चूँकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी यहाँ पे लेवल का आपको हेल्थ केयर सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से आपको अगर रेफ़र किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको टर्शरी लेवल में आपको रेफ़र किया जाएगा। ये आपको जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, यहाँ पे ये लोग रेफ़र करेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और नहीं तो फिर जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े-बड़े इंडिया में, वहाँ पे आपको रेफ़र करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा और यहाँ पे मैंने कुछ एब्रिविएशंस भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट दे दिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आपका जो सिलेबस है, इसको हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे और जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे और नेक्स्ट जो आपको वीडियो आएगी ये आपको क्या रहेगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं एक एएनएम के और या फिर जो आपका फीमेल हेल्थ वर्कर है इसका, और इसमें जो इसका कोड है, कोड ऑफ एथिक्स है, ये क्या है एएनएम का, ये भी हम लोग देखेंगे और एएनएम का रोल एज ए काउंसलर क्या है, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।